देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का और आप सब लोग जो घरों में बैठे हैं, स्वस्थ हैं, आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, उन सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप जानते हैं देश की बहस का इकलौता शो है जो अपने दर्शकों को बहस के अंदर जोड़ता है। दर्शकों के राय के आधार पर ही हम बहस की दशा और दिशा को तय करते हैं। यही नहीं, पूरे देश के दर्शकों से हमको जो फीडबैक मिलता है उसी के आधार पर हम बहस का टॉपिक भी तय करते हैं। तो आज देखते हैं आज का क्या टॉपिक है, आपने किसको नंबर 1 बनाया है। आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर्स वर्सेस बाबा रामदेव। बाबा बनाम डॉक्टर, कैसे खत्म होगा टकराव, इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। योग और आयुर्वेद ये हमारी सनातन चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं। योग का इतिहास अगर देखा जाए तो योग का इतिहास 2700 ईसा पूर्व पुराना है। अनादिकाल से हमारे यहाँ योग होता रहा है और योग सबसे बड़े योगी हमारे यहाँ भगवान शिव माने जाते हैं। उसी तरह अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसके अंदर आयुर्वेद की बात होती है। साथ ही साथ भगवद गीता, रामायण, इसमें भी चिकित्सा पद्धतियों का बड़ा बड़ा वर्णन किया जाता है। लेकिन उसके बाद 1810 के आसपास आता है मॉडर्न साइंस। इसके बाद डॉक्टर्स होते हैं, MBBS और MD डॉक्टर्स होते हैं और एक नई चिकित्सा पद्धति डेवलप होती है। तब हम डॉक्टर्स के हवाले होते हैं और अब हम जो हमारी मुख्य चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरे डॉक्टर्स के हवाले ही है। लेकिन अब आयुर्वेद और योग भी अपने पांव पसार रहा है। क्या टकराव इसको लेकर है? IMA से बाबा रामदेव ने खेद जता दिया। उन्होंने इस शब्द पर, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि एलोपैथी को उन्होंने स्टूपिड साइंस कहा था, उस शब्द के लिए खेद जता दिया और खेद जताने के साथ ये कहा कि मैं इसको यहीं विराम देना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद बाबा पर FIR, मानहानि का केस, साथ ही साथ कई ऐसे मामले जिनमें उनके ऊपर आक्रामक हमले किए गए। क्या ये टकराव गैर जरूरी है? क्या इस विवाद से बचना चाहिए? और अगर नहीं, दोनों अड़े हुए हैं, तो क्या ये दोनों के बीच का अहम का टकराव है? IMA और बाबा रामदेव पतंजलि चिकित्सा संस्थान और पतंजलि कंपनी चलाते हैं। आचार्य बालकृष्ण उनके सबसे नजदीकी सहयोगी हैं, वो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन आज हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? आज हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज डॉक्टर्स ने 1 तारीख को पूरे देश में ब्लैक डे मनाया है। क्या बाबा के खेद जताने के बाद इसकी जरूरत थी? इसी पर मंथन करेंगे, इसी पर चिंतन करेंगे। लेकिन आज देखते हैं आज का पहला अपडेट और बाबा को लेकर क्या क्या विवाद है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों पर डॉक्टरों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि योग गुरु अपने बयान पर खेद जताते हुए कई बार कह चुके हैं कि वो एलोपैथी के खिलाफ नहीं है। देश भर में योग गुरु के बयान पर ब्लैक डे भी मनाया गया। ये पैथीज ट्रीटमेंट एंड पेंडेमिक से लड़ना अगेंस्ट बाबा जी के शब्दों के अगेंस्ट है। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोगों की प्रोटेस्ट जारी रहेगी। कोरोना काल में डॉक्टरों का ये विरोध प्रदर्शन चिंता का विषय भी है। योग गुरु से नाराज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा के सदस्यों ने देश भर में काला दिवस मनाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर भी सवाल उठाया था। योग गुरु का कहना है कि उनकी अगली लड़ाई ड्रग माफियाओं से है। ये जो ड्रग माफिया हैं, जो मेडिकल टेररिज्म और अनार्की फैला रहे हैं, उनसे लड़ने की कि एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारे योग आयुर्वेद में है, उसकी का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। इस बीच बाबा रामदेव अपना बयान वापस ले चुके हैं और ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनके बयानों पर अब तक शांत नहीं हुआ। पूरी दुनिया देख रही है देश के अंदर कि क्या चल रहा है भारत के अंदर, जहाँ पे मरीजों के इलाज में ध्यान देना चाहिए या इस चीज़ों के ऊपर बहस करनी चाहिए। देश की बहस में चर्चा है कि योग गुरु बाबा रामदेव लगातार कह रहे हैं कि वो एलोपैथी के खिलाफ नहीं है और मिलकर साथ चलने का आह्वान भी कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि IMA और फोडा जैसे डॉक्टरों के संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सवाल है, क्या इस विरोध की कोई और वजह भी है?
तो आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और उसी सवाल के आधार पर हम बताते हैं कि देश की बहस की दर्शकों की क्या राय है। इस बीच हम आचार्य बालकृष्ण से बात करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे कुछ दर्शक होंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद होगा हमारे साथ। सबसे पहले आचार्य बालकृष्ण की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज का सवाल आपके सामने रख देता हूं। आज का सवाल है, आईएमए रामदेव के खेत जताने के बाद क्या मामले को बेवजह तूल दे रहा है? हाँ या नहीं में आप जवाब भेज सकते हैं। आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपना ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपकी वोटिंग्स के आधार पर बताते हैं कि देश की बहस की दर्शकों की क्या राय है। वोटिंग के तरीके आपको पता है, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सीधे सीधे आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं वोटिंग के तरीके दिखाऊं। और उसी के साथ मैं आचार्य बालकृष्ण को भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या स्वामी जी ने जानबूझकर डॉक्टर्स का अपमान किया है? क्योंकि डॉक्टर्स यही आरोप लगा रहे हैं उन पर। स्वामी जी महाराज ने पहले जो व्हाट्सएप का मैसेज था उसको पढ़ा था कि ये हमारी अंतरंग मीटिंग थी। ये बात सारे देश को पता चल चुकी, पहले नहीं पता थी तो। और इसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी ने खेद भी व्यक्त कर दिया कि भाई उससे मेरी बातों से यदि किसी को वो हुआ है तो व्यक्त भी कर चुके हैं। तो ये क्या चाहते हैं ये हमको नहीं पता, पर हम जो चाहते हैं वो स्पष्ट है कि जो आईएमए के नामधारी जो एक एनजीओ है वो साबुन, टूथपेस्ट, पेंट और बल्ब को जो है उसके एनओसी सर्टिफिकेट देते हैं कि बल्ब जलाने से जो है वो 99% जो है बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाते हैं, या पेंट लगाने से जो है बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इनके पास वो कौन सी लैब है, कौन सी लेबोरेटरी है, कौन सी प्रयोगशाला है, शायद आईएमए के बहुत सारे चिकित्सक बंधुओं को भी ये पता नहीं होगा। मैं चिकित्सक या पैथी के हम लोग विरोधी नहीं हैं, परंतु यदि कोई ज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाता है और कोई किसी को भ्रमित करता है तो हम इसके विरोधी हैं। मैं पुनः ये जितने भी बंधु हैं, हमारे भाई बंधु हैं सारे चिकित्सक, और कोरोना का समय है और विवाद तो कभी भी अच्छा होता नहीं है। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कह दिया कि भाई ये कोई बात नहीं है, यदि आपको कष्ट हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ, अपनी क्षमा मांगता हूँ, तो बात ख़त्म होनी चाहिए। परंतु जो बल्ब को और पेंट को सर्टिफिकेशन देने वाले ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग न देश की चिंता करेंगे, इनको पैसे की चिंता होती है, तो उनके द्वारा भ्रमित होकर के हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये कोई विवाद नहीं है। आइए सब मिल करके देश के निर्माण में, कि आप सेवा दे रहे हैं तो आयुष के भी लाखों डॉक्टर्स कोरोना के काल पर सेवा दे रहे हैं और उसके द्वारा भी लाखों रोगियों को लाभ पहुंचा है, तो हम मिलकर के उसमें काम करें। हमने कहा कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। इस पर भी कुछ चिकित्सक बंधुओं ने बहुत अपनी सहमति दिखाई, मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी थी, उन्होंने कहा कि ये मिक्सोपैथी लाना चाहते हैं, ये एलोपैथी को बर्बाद करना चाहते हैं। यानी आप ऐसा मानते हो कि योग और आयुर्वेद का उत्थान होने से तुम्हारे एलोपैथिक डूब जाएगा? आप इतना डरते हैं? भाई हम तो कहते हैं कि योग आयुर्वेद के साथ लेकर के आइए। योग और आयुर्वेद इतनी पुरानी विधा है कि हजारों वर्ष में बहुत सारी प्रयास हुए होंगे, बहुत तरह के षड्यंत्र भी हुए होंगे। आज भी वो दवाई तब काम करती थी। त्रिफला यदि 1000 साल पहले काम करता था तो आज भी काम करता है। यदि अश्वगंधा यदि कई हजार साल पहले इम्यूनिटी देता था तो आज भी देता है। पर कोरोना के टाइम पर ही आपने कितनी दवाइयाँ लोगों को खिलाई, कितनी दवाइयाँ परिवर्तित हुई, तो उन विषयों पर अभी क्योंकि वो विवाद का विषय हो जाएगा, मैं संवाद ये करना चाहता हूँ कि किसी भी पद्धति में कोई भी अच्छी चीज़, और जहाँ तक रही कि श्रद्धेय स्वामी जी की, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ दीपक भाई आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई एक भी व्यक्ति मदर टेरेसा किसी के पेट में हाथ फेर देती है तो उसको मदर की उपाधि मिलती है। स्वामी रामदेव ने करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है, इसके लिए पूरा देश और पूरा विश्व साक्षी है। जिस एक व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है, भाई चिकित्सक भी तुम आरोग्य देते हो। जो हजारों डॉक्टरों ने काम नहीं किया है वो एक अकेला स्वामी रामदेव ने किया है। पूरे प्रमाण है, दस्तावेज है, तथ्य हैं। और आज भी करीबन 2500 डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटलों में भी प्रिस्क्रिप्शन बनाने का, पर्ची बनाने के पैसे लगते हैं 10, 15, 20 रुपया। पतंजलि के किसी भी चिकित्सालय में जाकर के वैद्य को दिखाने का
कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। देश की नहीं, दुनिया की इकलौती इतनी बड़ी लेकिन संस्था आचार्य जी, को श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि चलाता है। इसी तरह से पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा योग जी भाई। लेकिन आचार्य जी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए टोकूंगा, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपने अभी भी टकराव का रास्ता टाला नहीं है, क्योंकि आपका जो बयान है वो आईएमए पर बहुत ही सख्त है। आप ये आरोप लगा रहे हैं उन पर कि एक एनजीओ है और ये पेंट बल्ब इनके लिए नो क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है, तो ऐसे तो टकराव और बढ़ेगा ना आचार्य जी। नहीं, ये आरोप नहीं भाई। देखो, कभी भी ना आरोप लगाना हमारा प्रयोजन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा, और आप दीपक जी मुझे व्यक्तिगत रूप में भी जानते हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कर्म की ध्वनि होती है शब्द की ध्वनि से बहुत गहरी होती है। हम कर्म की ध्वनि को गुंजायमान करना चाहते हैं। हम कर्म कर करके देश के लोगों ने हमको प्रेम दिया है, आत्मीयता दी है, स्वीकार किया है। बहुत सारे लोगों के हित बाधित हुए हैं, बशर्ते वो हमारे कार्यों को किसी भी तरह से कुछ भी कहते रहें। हम तो खुले मन से, खुले दिमाग से, खुले भावना से सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं और हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं। आप पतंजलि आइए, आकर के पतंजलि कार्यों का निरीक्षण करिए, पतंजलि कार्य को देखिए, योग के रिसर्च को देखिए, आयुर्वेद के अनुसंधान को देखिए, फिर आप कुछ कहिए। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जो आईएमए के हमारे दूसरे चिकित्सक बंधु हैं, क्या सभी लोग तो खराब नहीं हैं? उन लोगों को इसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? जो ड्रग माफिया हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो कई हॉस्पिटलों के अंदर लूट खसोट मच रहा है, किनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है? जितने भी, कई बार ऐसा होता है कि किसी की किडनी निकाल दी जाती है, कई लोगों को जो है डेड बॉडी भी जब तक पैसा नहीं दिया जाता है वो देने नहीं देते हैं। कितने लोगों की इन्होंने सेवा करी है, कितने लोगों की सहयोग करी है। इन ड्रग माफियाओं के विरुद्ध इन्होंने कितनी आवाज़ें उठाई हैं, कितने गरीबों के और अभावग्रसित लोगों के लिए इन्होंने कितनी सेवा करी है, वो भी तो बताएं। हम बताने को तैयार हैं हमने कितने लोगों की सेवा की है, कितने लोगों को हमारे द्वारा लाभ मिला है। तो जब बात होती है तो हमको ओपनली बात करना चाहिए दीपक भाई, और पूरी पारदर्शिता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में, और एक ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता के साथ में बात करनी चाहिए। सिर्फ विवाद कर लेना, एक साधु को, एक सन्यासी को जिसने इतना बड़ा काम किया है उसको अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए बात करना, ये तो कदापि उचित नहीं है। और अभी इस तरह की कोरोना के पेंडेमिक में आप अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो। आप चिकित्सा के रोगी की सेवा करके बाकी कार्यों में आप अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। लेकिन आचार्य जी, मैंने मानी आपकी, साहब के मैं तर्क मानता हूं, लेकिन उनका भी तर्क है। उनका तर्क ये है, टर्र डॉक्टर कहने की क्या जरूरत थी? क्या इतने सारे डॉक्टर 2 बार वैक्सीनेशन के साथ मारे गए? वैक्सीन के बारे में आप दुष्प्रचार फैला रहे हैं, और जब ये सामने सब मामले आए तो स्वामी जी ने कह दिया कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले। बोल रहे ये उनका घमंड दिखा रहा है। ये सब काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कोरोनिल दवाई बेचना चाहते हैं। ये आईएमए के बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है, मेरा नहीं, ये उनके आरोप हैं। दीपक जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का बिल्कुल मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिन बंधुओं के, जिन चिकित्सकों के, जिन भी लोगों के हम लोगों से जो भी हमारे भाई बहन बिछड़े हैं, जो बच्चे, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, या जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को खोया है, सबके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी भावना है। और उनके प्रति गहरी संवेदना रखते हुए मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि डबल वैक्सीनेशन के बाद में भी उनकी डेथ हुई है, ये तो सत्य बात है। पर किस संदर्भ में कहीं भाई तुम आकर के योगासन प्राणायाम भी कर लो, योग का डोज भी साथ में ले लो, वैक्सीनेशन भी साथ में कराओ। यहाँ वैक्सीनेशन का विरोध नहीं है, उन जिन लोग हमसे बिछुड़ गए उनके लिए उपहास नहीं है, अभी तो उनके लिए एक जो पीड़ा है वो व्यक्त करना शब्दों में, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा लगातार एक आदमी बोलता है, बोलते समय बोलने का ढंग थोड़ा सा फर्क हो सकता है। दूसरी बात, जो डॉक्टर और टर्टर, वो भी एक, क्योंकि कुछ बच्चे आए थे हमको डॉक्टर बनना है, वो योग की कक्षाएं चल रही थी, वो मनोरंजनात्मक ढंग से उसका आप 3 घंटे की क्लिप में से 5-10 सेकंड निकाल करके उसको आप नेगेटिवली भाई उसको वो करेंगे, तो आप बैठ कर के चर्चा करिए। एक व्यक्ति का कैरेक्टर एक दिन में ना बनता है ना बिगड़ता है।
तो उस पूरे स्वामी जी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को देखना पड़ेगा इसके लिए, तो उसके लिए भी स्वामी जी ने खेद व्यक्त कर दिया। तीसरी बात आई कोरोनिल पर। कहानी तो कोरोनिल पर ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में औषधि नहीं, उस समय पर पतंजलि के साइंटिस्टों ने रिसर्च करके पूरा इन सिलिको से लेकर के इन विवो, इन विट्रो, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल केस स्टडी, हर लेवल पर पूरा CTRI से अप्रूवल लेकर के और ड्रग लाइसेंस का हमने पूरी प्रक्रिया फॉर्मेलिटी पूरी कर करके, WHO जो GMP सर्टिफिकेशन लेकर के, COPP के द्वारा फिर सर्टिफिकेशन लेकर के, DGCI से अप्रूवल लेकर के, सारे धंधा करके मैं आपको दीपक भाई और बता दूं, सिर्फ कोरोनिल एक ऐसी औषधि है जिसके करीबन 15 से ज़्यादा टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल्स में दुनिया में पेपर पब्लिश्ड हुए, करीबन 10-15 पेपर अभी पाइपलाइन पे हैं। तो इतना बड़ा काम कर करके किया, दुनिया में दूसरे करते तो ये सारे डॉक्टर सलूट मारते, और उस औषधि से करोड़ों लोगों की जान भी बच गई, लाखों लोगों को तो हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे संपर्क में हैं। इतनी औषधि बनाई और हमने तो उसके बाद में भी कहा कोरोनिल गिलोय तुलसी अश्वगंधा से बनी है, यदि आपको कोरोनिल नहीं खानी हो तो गिलोय तुलसी अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट खाओ। हमने पूरा आयुर्वेद का प्रचार किया और लागत मूल्य पर 500-550 रुपये में लोगों ने तो कितने में उन दवाई को बेचना चाहे तो बेच सकते थे, हमने बेचा। इसके बाद में मेरे भाई हमने तो ये कहा कि यदि आपको कोरोना के ऊपर विवाद है, हमारे साथ बैठ करके चर्चा करिए। आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप आइए, एक वैज्ञानिक की तरह, एक चिकित्सक की तरह से वार्ता करिए। आप तो गाली गलौज पर उतर आए, आपने तो विभत्स चीज़ें, ऐसा विभत्स स्वरूप दिखाया 2-4 लोगों ने कि चिकित्सक तो क्या, एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। तो हम क्या माने? इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो हमको जिस चीज़ ने पीड़ा दिया, आप कहते हैं फर्जी मेडिसिन। भाई मेडिसिन जो खा करके लोग मर गए, जिसको बार बार बदलनी पड़ रही है, जब लाखों लोगों को देने के बाद में कह रहे हैं ये तो काम नहीं करती है, इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ, फिर दूसरी बदली जाती है, तीसरी बदली जाती है। जो आप दे रहे थे वो फर्जी है, या हमारी मेडिसिन तो कोरोनिल आज भी है। और मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, मैं चुनौती नहीं दे सकता किसी को, मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप आइए, आप अपने हॉस्पिटलों में, क्लिनिक में, आप क्लिनिक्स में आप कराइए ना, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कराइए, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कराइए, आप रिजल्ट्स को देखिए, क्योंकि हार्मफुल तो नहीं, कम से कम खा करके मरेगा तो नहीं। मैं निवेदन करता हूँ एलोपैथिक भी जो आप देते हैं ना वो सारी दे दो उनको। एक ग्रुप को सिर्फ एलोपैथी की चिकित्सा करते रहिए, एक ग्रुप को आप एलोपैथी के साथ में इस आयुर्वेद की कर लीजिए, परिणाम अपने आप दिखेगा। क्योंकि एलोपैथिक ने जो करना हो तो करेगा ही, हम रोगी के ऊपर रिस्क भी नहीं होगा, इससे रोगी को नुकसान भी नहीं होगा, किसी के जीवन के लिए कोई खतरा भी नहीं होगा। तो और बाकी आप कहेंगे कि जी आपकी दवाई से नुकसान हुआ, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी टॉक्सिकोलॉजी GMP लैब के ऊपर हमने कराई हुई है, किसी को डेटा चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। डोजेस के ऊपर भी हमने काम किया, टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर भी काम किया, हर लेवल पर रिसर्चेज हो चुके हैं, वो सारे वो लैब हमारे पास, कई सारे काम हमने बाहर के लैबों से भी कराया है, कुछ विदेशों से भी कराया है, तो वो सारे काम स्पष्ट है। ठीक है आचार्य जी, मैंने आपके तर्क माने, लेकिन हमारे कार्यक्रम की विशेषता है कि हम देश के कोने कोने से दर्शक जुड़ते हैं। एक भाई आकाश पासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है? खेद जताने के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए था? जी जी बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक का ये जो विवाद चला रहा है, ये कोई नया विवाद नहीं है, ये आए दिन चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एलोपैथी का विरोध करें या फिर आयुर्वेदिक का विरोध करें, दोनों का ही अपना अपना स्थान है, ठीक है सर। तो रामदेव बाबा जी ने जो भी बोला, जो भी उनके शब्द थे या जो भी उन्होंने अपना बयान दिया, हम उनके विवाद पर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सर हम उनकी आयुर्वेदिक पर आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक सर ये आज से नहीं चली आ रही है, ये पिछले कई सालों से आयुर्वेद चला रहा है। आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, सबका अपना अपना स्थान है। आयुर्वेदिक की जगह पे आयुर्वेदिक काम आना चाहिए और एलोपैथी की जगह पे एलोपैथी अपना काम करना चाहिए। तो इनके विवाद की वजह से हम इन दोनों चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते हैं। क्या स्वामी जी के खेद जताने के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए? आकाश पासी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह उन्होंने अपने शब्द का प्रयोग किया था हमारे डॉक्टरों के लिए, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने आज ब्लैक डे भी मनाया और जिसके लिए उन्होंने शायद से अपने शब्द वापस लेने का प्रयास किया, तो मेरे हिसाब से तो विवाद शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि विवाद यहाँ पे आयुर्वेदिक या एलोपैथी का नहीं है, सिर्फ बाबा के बयान और उनके दिए हुए शब्दों का है। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश पासी जी। आकाश पासी जी मानते हैं कि विवाद शांत हो जाना चाहिए, बेवजह इसको खींचा जा रहा है, ऐसा आकाश जी को लगता है। लेकिन स्वामी जी सवाल ये है, डॉक्टर कहते हैं कि हम 10-10 साल पढ़ते हैं, 5 साल में MBBS मिलता है, 2 साल में MS मिलता है, उसके बाद हम MD करते हैं, उसके बाद लगातार पढ़ाई करते हैं। ये पतंजलि वाले कौन से हो गए, ना कोई पढ़ाई ना कोई लिखाई, हमको डॉक्टरी पे ज्ञान देने लगे। इस आरोप पर क्या कहेंगे? वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, सभी चैनल्स पर। ऐसा देखो, खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे। नॉलेज किसी की बपौती नहीं है, ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। जिस प्रोफेशन के, जिस चीज़ के वो विद्वान हैं, एक्सपर्ट हैं, हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर सारे ज्ञान का ठेका उन लोगों ने नहीं ले रखा है। श्रद्धेय स्वामी जी को अभी भी आप देखोगे प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ते हैं, कितना घंटा काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत स्वाध्यायशील हैं, बहुत आप परिश्रमशील हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि 4-5 दिन स्वामी जी के साथ रह करके उसी तरह के दिनचर्या को जिएं। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास आज 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, रात दिन वो आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, एविडेंसेस जुटाते हैं, उसके बातों को हमारे सामने लाते हैं, फिर हम जनता के सामने लेकर के आते हैं। स्वामी जी जो बोल रहे होते हैं वो पीछे के 500 साइंटिस्ट होते हैं। स्वामी जी जो बोल रहे होते हैं 2500 से ज़्यादा हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं। स्वामी जी जो बोल रहे होते हैं हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर से लेकर के हमारे कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स वो लोग होते हैं। इसके अतिरिक्त तो गुरु परंपरा से जिस ज्ञान की प्रवाह को स्वामी जी ने पाया है वो होता है। तो किसी आदमी को सिर्फ इतना कह देने मात्र से कि आप यही तो कि किसी परंपरा मूल्य, आप सोचिए कि आज इंटरनेशनल योगा डे क्यों मिल रहा है। आज आयुर्वेद इस लेवल पर खड़ा, आयुर्वेद तो बहुत प्राचीन और बहुत पुराना है। हम लोगों ने जब पतंजलि योगपीठ फेज 1 शुरू किया, दीपक भाई, लोग कहते थे आयुर्वेद के लिए इतनी बढ़िया बिल्डिंग की जरूरत है क्या? यानी लोग ऐसा मानते थे कि आयुर्वेद तो झोपड़ी की और फटी हुई फटीचर विद्या है। हमने उस विधा को आज देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने खड़ा किया। हम और काम करेंगे और खड़ा करेंगे। जिसको चिढ़ना है, जलना है, जलते रहें, परंतु ये अपमान करने वाली बातों का प्रयोग और इतना अहंकार अपनी विद्या पर नहीं होने चाहिए। आप आइए, देखिए, हमारे साथ आकर के आप देखो तो सही हम क्या कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, आचार्य जी, लोग ये कह रहे हैं कि विवाद मतलब स्वामी रामदेव और विवाद मतलब स्वामी रामदेव जी का और फायदा। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने बेवजह इस विवाद को खड़ा किया है ताकि पब्लिसिटी होती रहे फ्री में। हाँ देखो भाई, हम विवाद को नहीं करते हैं खड़ा। लोग स्वामी जी की बातों को विवाद बनाने का प्रयास करते हैं, पर परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि पतंजलि से विवादों का नाता है, तो उन विवादों ने भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद को भी खड़ा किया है। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि आयुर्वेद के विरोध के लिए जो तथाकथित आयुर्वेद के अप्रशंसक हैं उनको इस लेवल पर आना पड़ेगा। तो इससे ठीक है, संवाद होना चाहिए था। ये विवाद कर करके लोगों को संवाद की स्थिति पर लेकर के आते हैं, क्योंकि जनता समझदार है। थोड़ी देर बाद IMA के डॉक्टर्स भी शो में आएंगे और आयुर्वेद के कुछ विद्वान भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी आएंगे और कई सारे डॉक्टर्स भी आएंगे, जैसे डॉक्टर DR राय हैं, पूर्व महासचिव हैं IMA के, तमाम लोग आएंगे। क्या आखिरी शब्द कहना चाहेंगे उनको इस विवाद के बारे में? मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से एक लाइन कहना चाहता हूं कि जो बात थी श्रद्धेय स्वामी जी ने खेद व्यक्त कर दी, बात खत्म हो गई। अब बाकी रहती है कि आपके प्रश्न और शंकाएं, उसके लिए जहां भी आप कहेंगे हम अपनी पूरी टीम को लेकर के वहां आने को तैयार हैं। यदि आप पतंजलि आते हैं तो हम स्वागत करने को तैयार हैं। आइए, मिल बैठ करके जो सत्य और तथ्य है उसको लोग और दुनिया के सामने ला करके, जिससे रोगियों का भला हो, देश का भला हो और आने वाली पीढ़ियों का भला हो, हम सब मिल करके ऐसा काम करें। मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से यही निवेदन करता हूं। आखिरी बात मैं जानना चाहूंगा, कई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्वामी जी ने हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द किया जाता है अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आज कुछ कहना चाहेंगे?
ऐसा देखो, मैं कहता हूँ कि हाथ जुड़ा लो, शीर्षासन करा लो, दंडवत करा लो। जब किसी व्यक्ति को कमल में भी मल दिखता हो, उनके लिए तो कहना ही क्या भाई, समझने वाले समझ रहे हैं। कुग्रह पूरा दुराग्रह, उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ें, इसी में है भलाई। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े, और मुझे पता है आपके हॉस्पिटल में भी कई सारे लोग होंगे और एक पूरी टीम आपका भी इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहस को खोलता हूं। स्वामी जी के जाने के बाद मेरे साथ डॉक्टर DR राय हैं, पूर्व महासचिव हैं IMA के। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, निदेशक है फोर्टिस अस्पताल के, जाने माने डॉक्टर हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ श्री गुरु पवन सिन्हा जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे विचार उनके हैं। मैं दिल से उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, गंगाराम अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जाने माने आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं। डॉक्टर HS रावत थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं, आयुर्वेदेशाचार्य हैं और निदेशक हैं MPJ विद्यालय के। सबसे पहले डॉक्टर राय, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अब क्या कहा जाए, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। दीपक जी, पहली चीज तो मैं ये आपको दोबारा से कह दूं, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कोई द्वेष ना तो आयुर्वेदिक के साथ है। आयुर्वेदिक की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको हमेशा हमने सराहा है। और आज की तारीख में भी जब हम कोरोना का भी इलाज करते रहे तो हम अपने मरीजों के लिए ये जरूर कहते रहे कि भाई तुम अपनी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो। रहा सवाल हमारे रामदेव जी का, तो ये एक योगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, योग सिखाया, हम इनकी भी इज्जत करते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन इनने आकर जो सबसे सर्वप्रथम जो कार्य किया कि आप उन डॉक्टरों के बारे में सोचिए, पूरे विश्व के बारे में सोचिए। जब विश्व इस वक्त एक महामारी से गुजर रहा है और लोग बाग सड़कों के ऊपर इस पर घर में परेशान है, माँ बाप आपस में नहीं मिल सकते, भाई बहन आपस में नहीं मिल सकते, उस वक्त एक डॉक्टर समाज है जो आपकी सेवा कर रहा है। और उसके बाद आप आकर उनके लिए कहते हैं डॉक्टर, इनको क्या आता है, 1000 डॉक्टर मर गए, 1200 डॉक्टर मर गए, इनकी दवाइयां इतनी कर गई, इन लोगों की दवाइयों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने जितनों को मारा उतनों तो अस्पताल में लोगों ने मार दिया, जितने लोगों ने ऑक्सीजन से नहीं मरे डॉक्टर ने मार दिया। अब आपने इस प्रकार के शब्द कहे, बताइए। उसके बाद हम लोगों ने आपसे उस वक्त चिट्ठी कही कि साहब इसको करिए। हमारे परम मित्र हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के कहने के ऊपर आपने एक बार खेद प्रकट कर दिया और उसके बाद आप अगले दिन ही कह रहे हैं टर्र टर्र टर्र। उसके बाद आप कह रहे हैं इन डॉक्टरों को देख लीजिए, डॉक्टर करते क्या है, लाश में से उसका किडनी निकाल लिया, लीवर निकाल लिया, ये निकाल लिया, बॉडी दे देते हैं, वो कहते हैं। और हर वक्त इन्होंने कुछ ना कुछ हमारे ऊपर का, हम बार बार कह रहे हैं। आज मेरे ख्याल से डॉक्टर राय, बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी कोड हो रही हैं। नहीं, आउट ऑफ, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे रामदेव आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी कोड हो रही है। दीपक जी, मैं वही बातें कह रहा हूँ जो रामदेव ने कही हैं। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कह रहा हूँ। जो ऐसा स्वामी कैसा जिसको जुबान पे कंट्रोल ना हो। राहुल जी, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। अगर आपका प्रिय भाई डॉक्टर है और उसके बाद उसके साथ कुछ हो जाता है, आपका मित्र डॉक्टर है, सारी दुनिया की दुकानें बंद होगी, मंदिर बंद हो गए, सारे मॉल बंद हो गए, डॉक्टर की क्लिनिक बंद नहीं हुई, डॉक्टर ने कभी काम करना नहीं छोड़ा, और उसके मरने के बाद आप कह रहे हो ये डॉक्टर ये अपने आप को नहीं बचाते, हमको क्या बचाएंगे। आपने इतनी बेहुदा, आप सोचिए उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। उसके बाद ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं, मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं डॉक्टर राय, मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं। हाँ, बोल लीजिए, कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, मैं आप तर्क से सहमत, हम उसी बात पे कह रहे हैं ना। आप उसके बाद देखिए, उसके बाद अब अच्छा, इन्होंने हमारे जो प्रोटोकॉल दिए गए थे, हम प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर रहे थे। और आप जानते हैं कि 2020 के अंदर जिस वक्त ये महामारी फैली, किसी के पास कोई कारगर इलाज नहीं था, हम एज डॉक्टर होकर मानने को तैयार हूं। हिट एंड ट्रायल के बाद हमने अपने उसको SOP को बदला, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को बदला, और पूरे विश्व ने बदला। और हर चीज को किसने दिया? हमारी ICMR ने दिया, हमारी गवर्नमेंट ने दिया, हमारी मिनिस्ट्री ने दिया। उसको चैलेंज का आप कर रहे हैं, उसको चैलेंज एक स्कूल ड्रॉप आउट हाईली क्वालिफाइड आदमियों को चैलेंज कर रहा है कि इनको आता क्या है। एक बात, दूसरी बात में आ जाता हूं, कोरोनिल के बारे में बहुत बात करते हैं।
कोरोनिल की दवाई 2020 के अंदर महामारी जब फैली मार्च के अंदर, और इन्होंने अप्रैल जून के अंदर कोरोनिल बना दी 3 महीने के अंदर, 3 महीने में सारी ट्रायल कर दी। और डीआरडीओ जैसी संस्था 2020 से लेकर मई 2021 तक उन्होंने अपनी एक डोज दी है, दवाई दी है। ये उनसे भी बढ़ के हो गए। हम फिर कह रहे हैं हमें हमारा आयुर्वेदिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन सवाल ये है ना, किसी डॉक्टर को किस प्रकार मैं सीधे गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलूंगा। गुरु जी मुझे बताइए, डॉक्टर राय के मन में बहुत गुस्सा है, बट आपने भी बाबा के सभी बयानों को सुना है। क्या आपको लगता है डॉक्टर राय का गुस्सा सही है, और क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया बीती ताई बिसार दे वाली बात हो जाए, या डॉक्टर्स आगे क्या चाहते हैं उस पर मैं बात करूंगा, पर डॉक्टर राय के बारे ने जो कहा है क्या आप उससे सहमत हैं, और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राय को? डॉक्टर राय साहब ने जो अभी बात कही है, इनका जो अपना गुस्सा है, अपने मित्रों का जो नुकसान इन्होंने देखा है, उस हिसाब से वह दुख, वो क्षोभ, वह जस्टिफाइड है, उसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। और लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगा कि ये जो तनाव है ये दूसरी ओर जा रहा है। ये भारत की दो बड़ी विधाओं को जड़ से खत्म कर सकता है। और इस वक्त की जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि पूरी दुनिया भारत में अपना मार्केट टटोल रही है, जो लगभग 4.5 अरब का मार्केट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस विवाद से उस मार्केट जो विदेशियों के हाथ में जाने की संभावना है, वहां कैसी बातें कर रहे हैं सर, जो है गड़बड़ हो जाए, और इसीलिए हमें इसे शांत करना चाहिए। आप क्या विदेशी बातें करते हो? आप ये कपड़े उतार दो, ये चश्मा उतार दो, क्या विदेशी बातें करते रहते हैं आप? ये क्या नेशनलिज्म को साइंस से मिक्स करते हैं? नेशनलिज्म अलग है, साइंस अलग है। आप सब पैसा तो कोई नेशनलिज्म की बात ही नहीं करी रहे आप नेशनलिज्म, ये बार-बार व्यापारी, कौन सा व्यापारी? आप दवाइयां खाना बंद कर दीजिए पवन जी। नहीं, ये डॉक्टर राहुल भार्गव है। राय साहब, आप अपने कानों, दोनों कानों में आने लगा दीजिए। आप मेरी बात को गलत कोट कर रहे हैं। विदेशी घड़ी पहनते हैं, विदेशी दवाइयां। अरे घड़ी पहनते विदेशी, आप अपनी बात को, मेरी बात को गलत कोट कर रहे हैं। मैं एक मार्केट की बात कर रहा हूँ, विदेशी मार्केट की बात कर रहा है, ये अधिकार है। अरे आप बंद कर दीजिए दवाइयां खाना, समझने का राष्ट्रवाद, आपकी सरकार, और अगर इसमें राष्ट्रवादी, मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर, हमारे लोग जो है, ये मार्केट खत्म नहीं होना चाहिए। आप जने कहाँ बात को लिए जा रहे हैं, या आपने? राहुल भार्गव जी सुन तो लीजिए, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, उनका तर्क को सुन लीजिए। अगर आप दोनों एक साथ चिल्लाएंगे, डॉक्टर राहुल भार्गव, आप डॉक्टर हैं, आप समझते हैं, साइड पे दोनों की आवाज एक साथ नहीं जाएगी। नेशनलिज्म की बात नहीं करी, नहीं, ये किसी ने नहीं कहा डॉक्टर राहुल भार्गव, ये किसी ने नहीं कहा कि जो आयुर्वेद बोले वो नेशनलिस्टिक है। उनका तर्क को सुन लीजिए राहुल भार्गव जी, डॉक्टर भार्गव, उनका तर्क को सुन लीजिए, आप बिल्कुल उसका जवाब दीजिएगा, तर्क सुन लीजिए उसका। एलोपैथी सूर्य है, एलोपैथी को सूर्य मत दिखाइए, रोशनी की जरूरत नहीं है। अरे कौन दिखा रहा है? लड़ाई नहीं है आज। मैं तो डॉक्टर राय से बात कर रहा हूँ, आप अपने सूर्य को लेकर यहाँ पर कूद पड़े बिना मतलब बीच में। अब मैं डॉक्टर राय की बात को कर रहा हूँ, और आई वाज सपोर्टिंग डॉक्टर राय, कहाँ बीच में आप आ गए? समझिए तो एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, इसमें बीच में डंडी मारने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात यह कह रहा हूं कि भारत में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारत की इमेज टार्निश हो। यहां तो और कोई बात ही नहीं करी है आप। खामोखा इसका मतलब यह है आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, जो आप जरा सी भी बातों को लेकर तुरंत राजनीति लग गए वहां पर। अच्छा डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दीपक जी पूछे। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए दीपक जी, आप बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा एक। नहीं आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए, पहले आपके बोलने का मौका है। आपने गुरुजी के टाइम पे बोला था, आप बोलना चाहते हैं, आप पहले से हाथ उठा रहे थे, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सिंपल सी बात है, एलोपैथी वो सूर्य के समान है जिसको रोशनी की दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी पद्धति जो हमने 15 साल पढ़ी है उस पर विश्वास है, जिसको विश्वास करना है वो विश्वास करेगा।
जिसको नहीं करना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो नहीं करेगा। मेरा एक बड़ा मुद्दा है, मेरी लड़ाई इस बात को लेके है क्योंकि मैं अपने देश के बारे में सोच रहा हूं, अपने देश के लोगों के बारे में सोच रहा हूं। मेरे को जो लोग ये बहका रहे हैं आयुर्वेद का बहाना देके अपनी पर्सनल ग्लोरी और पर्सनल धर्म को बढ़ाने के लिए जो लोगों को बहका रहे हैं, वो उनको मृत्यु के दरवाजे पे धकेल रहे हैं। आप आयुर्वेद एलोपैथ की बात करते हैं, मैं कहता हूं मेरी साइंस कहती है मैं 100% लोगों को नहीं बता सकता, मैं एलोपैथी 100% को नहीं बचा सकता। लोगों के पे ट्रायल होता है, दवाई बनती है, करोड़ों लोगों की जान बचती है। डीपीटी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स 28 करोड़ लोगों को हर साल बचाती है। कोरोना वैक्सीन आपने देख लिया क्या हालत है। मेरा विरोध जो बड़ बोले पे है उस पे है। आपने देख लीजिए जब हम आजाद हुए थे हमारी आयु जो थी वो 50 साल थी। 75 साल में एलोपैथी के माध्यम से आज हम 75 साल तक जिंदा है। दीपक जी आप भी जिंदा है, पवन गुरु जी भी जिंदा है, हम सब जिंदा है। कोई ना कोई तो चीज होगी। ठीक है, लोग जो बहका रहे हैं, दिक्कत क्या है, सच्चाई बता दो। मुझे आप बताइए, सच्चाई बताओ, मुझे आप एक बात बताइए, मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या परमेश्वर अरोड़ा, मैं जवाब देना चाहूंगा राहुल भार्गव को। आपके हाथ में पासपोर्ट दे करके हमने अपनी कंडीशन परमेश्वर जी एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। डॉक्टर राहुल भार्गव मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अनुमति है? देश मान जाएगा। आप अच्छी प्रैक्टिस करके बढ़िए ना, आप दूसरे की लकीर को अच्छा एक डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, परमेश्वर अरोड़ा जी एक मिनट रुक जाइए, परमेश्वर अरोड़ा जी एक मिनट रुक जाइए। राहुल भार्गव जी से मेरा एक सवाल है, राहुल भार्गव जी से मेरा एक सवाल है। खींच लो, दूसरे को खींच लो, तथ्य नहीं है, लाइन में दम नहीं है। परमेश्वर अरोड़ा जी 6 साल पढ़े, बाबा 8वीं पास करके उनको योग गुरु से आयुर्वेद गुरु बना दिया। वाह, इतनी अच्छी कोरोनिल दवाई है तो एक मिनट आप बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, डाल दो। डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डॉक्टर राहुल भार्गव मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, ज्ञान बड़ा या विज्ञान? ज्ञान बड़ा या विज्ञान? सर ज्ञान सबसे बड़ा, विज्ञान को लेके जान को बचाना सबसे बड़ा विज्ञान, जान बचाने वाला विज्ञान सबसे बड़ा। नहीं आप सीधा जवाब दीजिए ना, एक को चुनिए, ज्ञान बड़ा या विज्ञान? सर जान बचाने वाला विज्ञान सबसे बड़ा और जान लेने वाला विज्ञान सबसे बड़ा गुना। जिस आदमी ना ज्ञान बड़ा या विज्ञान? अरे विज्ञान किस शब्द से बना? ज्ञान से बना कि नहीं बना? सर ज्ञान बड़ा हुआ कि विज्ञान? आप खुद तय कर लीजिए। सर जो विज्ञान जान बचाए वो सबसे बड़ा विज्ञान। सिंपल आप लोगों के सर हमारे यहाँ पर देखिए सर अगर इंडियन माइथोलॉजी की बात करेंगे तो सूरदास सबसे बड़े कवि हुए, देख नहीं पाते थे, उनके नाम की आज भी कहावतें चलती है। सर आज की तारीख में आप मानेंगे सूरदास सबसे बड़े कवि थे? अरे वो 200 साल पहले थे। दीपक जी आज आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। ज्ञान बड़ा या विज्ञान? 8वीं पास को अपनी गद्दी में बिठा दीजिए, 8वीं पास को एंकर बना दीजिए न्यूज नेशन का। क्यों नहीं बनाते? सर 8वीं पास भी लोग एंकरिंग करते हैं, मैं ऐसे भी नाम बता दूंगा कि आप आश्चर्य करेंगे। दिखाओ क्या ज्यादा है क्या? ठीक है, मैं एच.एस. रावत जी के पास चलता हूँ। सर मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। सर राहुल जी, मेरी और आपकी कोई अदावत नहीं है, मेरी आपकी कोई अदावत नहीं है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, विज्ञान की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रावत के पास जाऊंगा। डॉक्टर रावत क्या ज्ञान की कोई सीमा है? डॉक्टर भार्गव निश्चित तौर पर आपकी जो एलोपैथी आपकी बातों में दम है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब एलोपैथी शुरू नहीं हुई थी उससे पहले आपकी सब्जियों के अंदर मसाले डाले जाते थे और आज भी लगातार पूरा विश्व मसालों को डाल रहा है, चाहे उसके अंदर जीरा है, चाहे उसके अंदर सौंफ है, चाहे अर्जुन की छाल है, चाहे उसके अंदर मसाले है। वो कौन डालता है? वो किसने शुरू करे थे? एलोपैथी ने या आयुर्वेद ने? आप उसका जवाब दीजिए मुझे। अच्छा एक बार बताओ सर, आप टार्जन की तरह जंगल बुक में रहते रहो
वो विज्ञान है, वो प्रोग्रेशन है। खाली जवाब दीजिए मेरी बात 5000 का। साल पहले अटक गए। अरे डॉक्टर साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। जब एलोपैथी ना नहीं कुछ थी किया। उस समय आयुर्वेद था। अरे सर बढ़ाओ ना, और उस समय जब अपनी आप लकीर सब्जियों को के अंदर बढ़ाओ। मसाले आज तक डालते आ रहे हैं, वो किसकी देन है? क्या मसाले? राहुल भार्गव जी, राहुल भार्गव जी, डॉक्टर रवि मलिक बहुत देर से, मैं ये नहीं चाहता कि हल्ला मचाने पे ही कोई शो ले जाए, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ हल्ला मचा के शो ले जाए। मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूँ, विज्ञान की लिमिट्स है, विज्ञान की लिमिट्स है, लेकिन ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक, क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं? और क्या हमको इतने जनरलाइज्ड टर्म्स में देखना चाहिए कि एलोपैथी सूर्य भगवान की तरह? दीपक जी, मैं बड़ी देर से डिबेट सुन रहा हूं। डॉक्टर रवि मलिक प्लीज, राहुल भार्गव जी आउट ऑफ टर्न मत बोलिए प्लीज। 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, कुछ मैं भी अपने विचार व्यक्त कर दूं। देखिए विवाद कहां से शुरू हुआ है, हमें ये देखना बड़ा जरूरी है। हम इशू को डाइल्यूट नहीं करेंगे। योग की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आयुर्वेदा की भी रिस्पेक्ट करते हैं। विवाद केवल हमारे को जो ऑब्जेक्शन हुई है, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ बाबा के बयान से हुई है। बाबा के बयान से क्यों ऑब्जेक्शन हुई है, इसको भी समझ लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं। बिल्कुल हमें ऑब्जेक्शन इस बात के लिए हुई है कि बाबा ने वैक्सीन को, जो कि ICMR और सारी प्रोटोकॉल्स में रिकमेंडेड है, बाबा ने कहा वैक्सीन लगाने के बाद में डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग एग्री करेंगे कि ये बात बाबा ने गलत कही है। पहली चीज, ये बात ये नहीं है कि हम अलग हैं आयुर्वेद से, या हम योग से अलग हैं, या हम एलोपैथी हैं, आप उस पलड़े में, हम इस पलड़े में, और हम कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि अगर बाबा ने ये कहा है कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद हजारों डॉक्टरों की मौत हो गई है और वो अपने को बचा नहीं पाए, ये गलत कहा बाबा ने। दूसरी चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोरोना वॉरियर्स का स्वाभिमान, जो कि मर गए बेचारे, जिनके के हताहत हो गए हैं, अगर उनका स्वाभिमान बाबा के ये कहने से हताहत हुआ है, ये बात भी सब मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक पैथी को, एलोपैथी को आज मैं जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हूं, दीपक जी, पूरे इंटरनेशनल उसमें हम व्यंग और उपहास के पात्र बन चुके हैं। हर व्यक्ति वहां पर हंस रहा है कि हिंदुस्तान में ये कौन एक व्यक्ति है जो कि कह रहा है स्टीरॉयड फेल, जो कह रहा है एंटीबायोटिक फेल, जो कह रहा है ऑक्सीजन देने के बाद मौतें हो गई। आप बात को समझिए, बाबा की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत रहेगी, चाहे वो बाबा बोले, चाहे वो राहुल भार्गव बोले, या चाहे रवि मलिक बोले। जो बाबा का फॉलोअर है वो गलत मैसेज लेके मर रहा है। रवि मलिक जी, मेरी एक और बात मुझे अपने भाइयों की चिंता है जो मर रहे हैं ऐसी गलत एडवाइस से। आप और हम सब लोग रोज, राहुल भार्गव जी प्लीज, सिर्फ चिल्लाने से डिबेट नहीं होता, सुन लीजिए ना। सब लोग, डॉक्टर राय साहब बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, आप अकेले चिल्लाए जा रहे हैं। दीपक जी थोड़ा सा शांति रखिए ना। बता दूं, आप डायरेक्टर है फोर्टिस अस्पताल के। अगर हमारे लोग बहकेंगे, अब मैं बताऊं, ICMR के अंदर एक अनुभवी और मजबूत टीम ने एक प्रोटोकॉल बना के दी है, जो हमें दिशा निर्देश हुए हैं कि इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करो। दीपक जी, बात को समझिए, मैं जो बता रहा हूं, हमें दिशा निर्देश सरकार ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिए हैं, और वो भी दिशा निर्देश ऐसे नहीं दिए हैं। WHO और सबकी स्टडी करके कहा है कि स्टीरॉयड जान बचाएंगे, ऑक्सीजन जान बचाएगी, आप दो। बाबा कहते हैं स्टीरॉयड फेल, बाबा कहते हैं ऑक्सीजन देने के बाद में वो हो गए। लोग भ्रमित होंगे कि नहीं होंगे? मैं लोगों के भ्रम की चिंता कर रहा हूं। यहाँ पे ये बात सोचिए कि डॉक्टरों की ईगो आ गई है। डॉक्टर पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी कमजोर पड़ेगी। अब 100 बातों की एक बात मैं बता रहा हूँ, कृष्ण जी को एक मिनट, ठीक है डॉक्टर मालिक, क्या ये बात इतने जनरलाइज्ड फॉर्म में कही गई? क्या ये बात इतने जनरलाइज्ड फॉर्म में कही गई? मैं डॉक्टर अरोड़ा के पास जाता हूं। डॉक्टर अरोड़ा, क्या इतने सिंपल तरीके से इतनी कंफ्यूजिंग बातें बाबा रामदेव ने कही? आपको क्या लगता है, रवि मलिक जी की बात से आप एग्री करते हैं? देखिए, हम बाबा ने एक पैथी के लिए जो 2 शब्द बोले कि ये स्टूपिड है, दिवालिया है, यहां तक हम उनका विरोध करते हैं। बाकी अगर प्रोटोकॉल की बात करेंगे, बाकी एविडेंस बेस्ड साइंस की बात करेंगे, बाकी रिसर्च की बात करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, सब अपने भाइयों को, साथियों को जो एलोपैथ के हैं, उनकी साइंस बोगस साइंस है। 5 साल 10 साल एक मेडिसिन को बनाने में लगाते हैं,
और 3 साल बाद ही उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। ये कह करके ये गलत बात कर रहे हैं आप। और जानते हैं नहीं पर डॉक्टर अरोड़ा इतना जनरलाइज भी नहीं हो, इतना जनरलाइज भी नहीं हो। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, इतना जनरलाइज भी मत हो आप। अपने को सूर्य कह रहे हैं, कोई भी देखिए सुनिए 5 साल में राहुल आप हमारी लाइफ अच्छा सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, 1 मिनट के लिए। डॉक्टर अरोड़ा इतने जनरलाइज फॉर्म में बात मत करिए प्लीज, इतने जनरलाइज फॉर्म में बात मत करिए प्लीज। मैं अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ, मुकेश सिंह अहमदाबाद से। मुकेश सिंह जी क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? मुझे लगता है दीपक जी कि इस वक्त देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस वक्त हमको ना आयुर्वेद और एलोपैथ के झगड़े पड़ना चाहिए, बल्कि हमको मिलकर कोरोना को हराना है। दीपक जी आवाज आ रही है? बड़ी बात कही, और मुझे लगता है कि आपकी इस बात को डॉक्टर्स को भी सुनना चाहिए मुकेश सिंह जी, कि अभी टकराव और विवाद का वक्त नहीं है, और बाबा रामदेव को भी समझना चाहिए। हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, एलोपैथी से कोई मतलब नहीं है। मैं पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ, वो पब्लिक जो गुमराह हो रही है, पब्लिक मैं आपसे एविडेंस मांगता हूं, मैं आपसे एविडेंस मांगता हूं डॉक्टर साहब का, मैं आपसे एविडेंस मांगता हूं आइवरमेक्टिन का, मैं आपसे एविडेंस मांगता हूं प्लाज्मा थेरेपी का। डॉक्टर भार्गव मुझे आप हर के बीच में बोल रहे। डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर राय को भी बोलने दीजिए, रवि मलिक जी को भी बोलने दीजिए, रावत जी को भी बोलने दीजिए, गुरु जी को भी बोलने दीजिए। अब अभी तक मैंने डॉक्टर रावत से कोई कमेंट नहीं लिया, सीधे डॉक्टर रावत के पास जाऊंगा। डॉक्टर रावत जी, क्या चीजों को इतने जनरलाइज फॉर्म में लेना चाहिए और सिर्फ डॉक्टर रावत का ऑडियो? देखिए दीपक जी, मैं सभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, पैनल बैठे हैं, मैं मेडिकल साइंस का कोई विरोधी नहीं हूं। मेडिकल साइंस ने भी प्रोग्रेस की है, लेकिन मेडिकल साइंस से पहले आयुर्वेद ही था, और जो आज ये जितनी भी चीजें घरों के अंदर यूज करते हैं वो आयुर्वेद का ही हिस्सा है। डॉक्टर राहुल से मैंने पूछा था कि राहुल जी आप ये बताइए कि जब आपकी मेडिकल साइंस नहीं थी, उस समय पर आपके फूड के अंदर, खाने के अंदर विदेशी लोग जितने भी थे वो आयुर्वेद का ही इस्तेमाल करते थे, और अभी उन्होंने वहां पर मांसाहार को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हिंदुस्तान के अंदर भी लोग आने शुरू हो गए कि मांसाहार को छोड़िए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लिंक है, मेडिकल साइंस का जो लिंक है, विदेशों के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को जो डेवलप किया, योग को जो डेवलप किया है, धीरे धीरे आपको भी मेडिकल साइंस को भी उसमें आना पड़ेगा, क्योंकि सर हमें दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारी दिक्कत नहीं है। विजिबल पार्ट से आप उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर रवि मलिक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं डॉक्टर रवि मलिक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं एक आम व्यूअर के हिसाब से पूछ रहा हूं। एक हॉस्पिटल जाना, और वो भी सरकारी नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर मलिक, एक आदमी को लग रहा है कि वो लुटने वाला है। पता नहीं कितने टेस्ट लिखे जाएंगे, पता नहीं डॉक्टर का कितना कमीशन होगा, पता नहीं कौन सी कंपनी की दवाई लिखी जाएंगी, फिर जेनरिक मेडिसिन भी है। क्या एक आदमी के लिए ये भी त्रासदायी और पीड़ादायी है? और क्या हम ये स्वर नहीं सुनते कि मेरे बाप की लाश नहीं दी गई, मेरे पिता की लाश नहीं दी गई क्योंकि मैं अस्पताल का बिल नहीं जमा कर पाया? ये भी मॉडर्न मेडिकल साइंस की हकीकत है या नहीं? डॉक्टर रवि मलिक जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपको, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। राहुल 2 मिनट मुझे दो, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। दीपक जी, आपको ये पता है कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है अमेरिका में कितने का होता है? 2 करोड़ रुपए का, और हमारे इधर कितने का होता है? 30 लाख रुपए का। आपको पता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कितने की होती है बाहर, और यहाँ पर कितने की होती है? यहाँ पर हम लोग 15% के अंदर जो है वो ऑपरेशन कर देते हैं, जो अमेरिका में नहीं होते। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जब हमारी एलोपैथी नहीं थी, आज से 200 साल पहले 35 साल की उम्र में आदमी मर जाता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वाज 35 इयर्स ओनली। इस वक्त जो हम 75 साल में बैठे हैं, मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं, मैं आपकी सब बात से एग्री करता हूं डॉक्टर रवि मलिक, मैं डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूं, पर मुझे बोलिए कि मेरे पिताजी की लाश नहीं दी गई क्योंकि मैं अस्पताल का बिल नहीं भर पाया। ऐसे कितने किस्से होते हैं, और होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी बताइए मुझे। वो गलत है। दीपक जी, सवाल पूछता हूँ, क्या
बात कर रहे हैं? मुझे पूछने दीजिए सवाल। ठीक है, अगर होती है तो गलत है, पर क्या ये जो फ्रीक्वेंट FAQs है डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर पवन सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर का कमीशन चलता है, दवा कंपनियों का कमीशन चलता है, क्या ये FAQs के बारे में IMA को कभी बोलना नहीं चाहिए? दीपक जी, मैं पूछ सकता हूँ सवाल? मैं पूछ सकता हूँ क्यों न्यूज चैनल पे 5 सेकंड? बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, मेरे पास डिबेट में आधे घंटे बचे हैं अभी। गुरुजी अभी अपनी बात कहेंगे, पवन सिन्हा जी। डेफिनेटली IMA को बोलना चाहिए। IMA की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, और इसके कई बार बहुत इस समय एविडेंस मिले हैं, कई बार पुलिस ने भी इसमें इंटरवीन किया है, अखबारों की भी रिपोर्ट्स है इसमें कि कमीशनिंग होती है। अब कमीशनिंग होती है, इसका मतलब ये नहीं हम ये कह दें एलोपैथी खराब है। जो कमीशन खोर है वो खराब हो सकता है, लेकिन फिर उसे डिफेंड नहीं करना चाहिए हमें। मैं जब शुरू में भी बात बोल रहा था, और मैं डॉक्टर मलिक की बात को, डॉक्टर राय की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं इस बारे में कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। डॉक्टर के अग्रवाल की मैं उस बुक का भी जिक्र करना चाहूंगा, एलोवेदा। तो दोनों को मिला के जिस तरीके से काम किया जाता है वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। हमारी सारी गाइडलाइन सब विदेश से आए, ऐसे हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे डॉक्टर्स में बहुत कैपेबिलिटी है और अपनी गाइडलाइंस को ये खुद डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इधर उधर की चीजों को डिफेंड करना शुरू कर देंगे तो देखिए एक शक तो जाएगा। जब आप एक बड़ा एनालिसिस सुनने की बजाय आप चीखना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से फिर शक जाएगा। और फिर मैं इस बात को कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि सीरियसली और सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहा है तो फिर इस विवाद को खत्म किया जाए ऐसे समय पे। दीपक जी, मैं पवन सिन्हा जी की इस बात से एग्री करता हूं। ठीक है, मैं सीधे मेरे एक दर्शक अंकुर अग्रवाल गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। दर्शकों को मैं हमेशा शो के अंदर शामिल करता हूं और यही मेरे शो की विशेषता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के दर्शक जुड़ते हैं। इस वक्त गाजियाबाद से मेरे साथ अंकुर अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अंकुर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी दीपक जी, देखिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार ये विवाद छिड़ा है, उसके बाद बाबा रामदेव ने माफी भी मांगी है, लेकिन उसके बाद लगातार डॉक्टर इस विवाद को बढ़ा रहे हैं, उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि देश में पेंडेमिक है और उनको इस विवाद से हटके देश की जनता की सेवा करनी चाहिए। लगातार डॉक्टर्स भी एक्सपायर हो रहे हैं, कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी डॉक्टर्स एक्सपायर हो रहे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव का ये विवाद खड़ा करना ये सरासर गलत है। डॉक्टर्स को पहले ये फोकस करना चाहिए कि हमें इस पेंडेमिक से कैसे बाहर आना है, उसके बाद विवाद करें, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है और लगातार यही कोशिश उन्हें करनी चाहिए कि ये विवाद ना बढ़ा के। बाबा रामदेव ने माफी भी मांग ली है तो डॉक्टर्स को अपने इस बात को लेकर आगे रखना चाहिए कि हाँ, रामदेव ने माफी मांगी है तो उन्हें विवाद को खत्म कर देना चाहिए, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, विवाद को खत्म कर देना चाहिए, ये अंकुर का मानना है। अंकुर, आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर वापस आऊंगा। मैं कह रहा हूं आयुर्वेद भी महान है, एलोपैथ भी महान है, भारत देश भी महान है, क्योंकि यहां पर भिन्न भिन्न संस्कृतियां मिलती हैं, गंगा जमुना की तरह रहती हैं। बट सवाल ये है कि एक बड़े सवाल के लिए क्या हम विज्ञान और ज्ञान का कंपेरिजन, या विज्ञान और ज्ञान में कौन बड़ा है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, विज्ञान शब्द ज्ञान से बना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर हम बात करेंगे और बात होगी बड़े सवाल के बारे में कि क्या बाबा ने देशद्रोह किया है। ब्रेक के बाद। तो सवाल हो रही है ज्ञान पर, सवाल हो रही है विज्ञान पर, और ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ, इसके बारे में भले से किसी निष्कर्ष तक ना पहुंचा जा सकता हो, लेकिन एक बात भी तय है कि भारत में योग की परंपरा 2700 ईसा पूर्व पुरानी है। 2700 साल पहले जब से जो इंग्लिश कैलेंडर है वो आया है। इसके अलावा अगर हम
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करें तो उसके बारे में कहा जाता है कि अनादिकाल से चला आ रहा है। योग के बारे में भी कहते हैं कि अनादिकाल से चला आ रहा है और भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी माना जाता था। लेकिन क्या एक गैर जरूरी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जितना बड़ा काम आयुर्वेद और योग ने किया है उतना ही बड़ा काम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ने किया है। तो फिर आयुर्वेदाचार्य और डॉक्टरों में टकराव क्यों? क्या आईए में कुछ जरूरत से ज्यादा मांग रहा है? क्योंकि उसने कहा बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा चले, क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है? क्या गुरु और शिष्य परंपरा से पड़े हुए स्वामी रामदेव को 8वीं पास कहना उचित है? क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरु और शिष्य परंपरा से ही होती थी, जो अनादिकाल से चली आ रही है। बहरहाल अपने अपने तथ्य हैं, अपनी अपनी बात है और अपने अपने तर्क है। इसी बात से हम बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर DR राय जुड़े हुए हैं, पूर्व महासचिव हैं IMA के। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़े हुए हैं, निदेशक है फोर्टिकस अस्पताल के। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हुए हैं, पूर्व सचिव है IMA के। मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर SS रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, निदेशक हैं MPJ विद्यालय के। और अभी मेरे साथ मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है विकास मुदगल। सबसे पहले विकास मुदगल के पास चलूंगा। विकास, आपको क्या लगता है मामला ज्यादा किस तरह है? नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। सर दीपक जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब स्वामी रामदेव जी ने इस अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है तो इस मामले को इतना दूर देना या इसको इतना खींचना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना पैंडेमिक चल रहा है कोविड को लेकर देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर। इसको अगर दूर देते हैं तो इससे नुकसान दोनों को ही है। हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी का विरोध कौन करता, कोई भी नहीं करेगा, ना कोई आयुर्वेद का करेगा। आयुर्वेद का मतलब ही द साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन से संबंधित ज्ञान। और स्वामी रामदेव जी ने एक बार पहले भी कहा था कि आप अपनी बॉडी का खुद बॉडी एम्बेसडर बनो और अपनी हेल्थ को सिंपल जियो, सिंपली लाइफ जियो, हेल्थी जियो और दुनिया को दिखा दो कि जो आयुर्वेद है वो कहां तक अपनी हिंदुस्तान को ले जा सकता है। और एलोपैथी का भी अपना ही स्थान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का। मैं फिर से बहस खोलता हूं, डॉक्टर DR राय के पास चलता हूं। डॉक्टर DR राय, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से शब्दों की ऊंची नीच हुई है, दोनों तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक बात आपसे जानना चाहता हूं। स्वामी रामदेव ने गुरुकुल परंपरा में शिक्षा ली है, उनके गुरुजी भी थे जिनसे वो दीक्षा लेकर गए और उसके बाद उन्होंने योग का काम शुरू किया। मुझे बताइए, ऐसे में उनको 8वीं पास कहना क्या उनका अपमान नहीं है? अगर आप अपने अपमान की बात कर रहे हैं तो। दीपक जी, पहली चीज तो बता दें, हम व्यक्ति विशेष का कोई अपमान नहीं कर रहे, लेकिन जिस ढंग से बात कही गई है मैं उसकी बात के ऊपर दोबारा आना चाहता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमें उनसे योग के बारे में मैंने पहले भी कहा कि, और आयुर्वेदिक के बारे में पहले भी कहा है कि ये हमारी पुरानी पद्धति है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उनको नतमस्तक है। और हमने आयुर्वेद ने हमको बहुत कुछ दिया। मैं आपको ये बता दूं, कई दवाइयां एलोपैथिक के अंदर हमने आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों से बनाई है। जिस प्रकार सर्पगंधा नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उस सर्पगंधा से हमने रिजर्पिन बनाया, जो आज की तारीख में हार्ट पेशेंट को हम देते हैं। हम हर चीज दूसरों से सीखना चाहते हैं, हमारी कई चीजें आयुर्वेद से आई हैं, मैं उसके मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये कहें, आज हमारे बाबा रामदेव ने को, लाला रामदेव को, रामदेव जी कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य नहीं है। मैं परमेश्वर जी के सामने कहने को तैयार हूं, वो कोई आयुर्वेदिक के डिग्री नहीं रखते, ना उनके पास कोई BMS की डिग्री, ना BUMS की कोई डिग्री नहीं है। अब उसके बाद अगर वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो आयुर्वेद की कंपनी चला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है। और आयुर्वेदाचार्य की अगर कोई चर्चा कर सकता है, परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्वर जी की हम इज्जत करते हैं, हमारे पवन जी कर सकते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसके लिए हमने, अगर किसी डॉक्टर ने ये कहा है तो योग के बारे में हम हमेशा कहते रहे, और हमने बल्कि कई माध्यम से हमने कहा है कि हम बाबा जी के, हमारे रामदेव जी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने प्राणायाम करके सिखा के लोगों को एक अच्छी शैली सिखाई है, हमने उसकी भी हमने तारीफ की है। अब मैं दूसरी बात और बता दूं आपको, कभी भी एलोपैथी वाले डॉक्टरों ने आयुर्वेद की कभी बुराई नहीं की है। बार बार ये लोग बीच में हमको ये कहते रहे, बार बार ये बीच में कहते रहे कि आपके अस्पताल में लूट है, दवाइयों का माफिया है, दवाइयों को
मैं 2010, 11, 12 के अंदर सेक्रेटरी जनरल था। 2012 के अंदर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया गया और उसके अंदर 12,000 करोड़ रुपया उन्होंने आयुर्वेदिक के लिए रखा। और किस लिए रखा था कि हम आयुर्वेदिक वालों को 6 महीने की ट्रेनिंग देके उनको एलोपैथी पढ़ाएंगे ब्रिज कोर्स के लिए। और मैं उस वक्त एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने ऑब्जेक्शन किया था और ये कहा था हमारे को 12,000 करोड़ रुपया आप आयुर्वेद को दीजिए, इनको बढ़ाने दीजिए, इनको बढ़ाने दीजिए, हमको इनसे सीखना है, हम उसके कहीं मना नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं और ये कह दूं, मैं आऊंगा, लेकिन डॉक्टर राय साहब मुझे एक 2 लाइनें याद आ रही हैं, अगर आपका आदेश हो तो कह दूं। मैं सबको कहना चाहता हूं, बाबा रामदेव को भी हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, आचार्य बालकृष्ण को भी कहना चाहता हूं, आप तमाम आईएमए के लोगों को भी कहना चाहता हूं। वो हमारे यहाँ कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मेरे ख्याल से आप सबको 2.5 आकर आप पढ़ लेने चाहिए। क्यों डॉक्टर परमेश्वर जी? दीपक जी, मैं आपकी बात से मैं ये कहना चाहता हूँ, पोथी पढ़ के तो पूरा जग पंडित हो जाता है। जो आदमी 2.5 आकर के पढ़ता है वही पंडित होता है। तो अब 2.5 आकर पढ़ लेना चाहिए। परमेश्वर जी, आप बिल्कुल, ज्ञान की कोई डिग्री नहीं होती है दीपक जी, ज्ञान की कोई डिग्री यहाँ से शुरू हुई, बात यहाँ से शुरू हुई। बाबा रामदेव ने लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों को एक तरह से मिसगाइड किया वैक्सीनेशन के लिए या प्रयोग के लिए। अगर दीपक जी खुले मन से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जो 8.5 साल पढ़ करके आया है, 20 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसके पढ़े लिखे डिग्री होना, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। प्लीज मैं सबको मौका दूंगा, मैं किसी को नहीं टोकता। मैंने डॉक्टर राय को 3 मिनट बोलने दिया। परमेश्वर जी 1 मिनट अपनी बात करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हाथ उठा रहे हो, डॉक्टर रवि मलिक भी। जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप एक डिग्री होल्डर डॉक्टर थे जिसने 8.5 साल आयुर्वेद को पढ़ा है, उसका 20 साल से प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की है, बहुत सोशल आदमी है, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने हमारे देश के नागरिकों को सबसे अधिक मिसगाइड किया या सबसे अधिक कंफ्यूज किया, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा वो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जिन्होंने हर बात ये गलत बात कह रहे हैं। आयुर्वेद के मसालों से भी नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर रवि मलिक जैसे परमार्थी डॉक्टर भी हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे उनको। आयुर्वेद इतनी सरल, इतनी सुलभ, इतनी सस्ती चिकित्सा पद्धति है कि 90% लोग अपने किचन से ठीक हो सकते हैं, केवल और डॉक्टर परमेश्वर प्लीज जनरलाइज मत करिए। जो 1-2 रुपए की आप संतरे और आम का कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्लीज एग्री करिए मेरी इस बात से। लेकिन राहुल भार्गव जी, मैं आपके पास डॉक्टर रवि मलिक मैं आपको लाना चाहता हूँ। बहुत हल्ला हो गया। डॉक्टर रवि मलिक, मैं एक बड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं डॉक्टर रवि मलिक एक बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, और सीरियस सवाल यह है कि क्या आईएमए ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज तक कभी निभाया है? मुझे ये बताइए। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल, जब बड़े बड़े लोगों की कंप्लेन होती है, जब बड़े बड़े बिल्स आते हैं, जब मॉल प्रैक्टिसेस की बात आती है, तो क्या होता है? क्या आईएमए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है? अरे दीपक जी, इसके अंदर मैं आपको, अब अगर आप मेरे को 2 मिनट, डॉक्टर रवि मलिक से सवाल है, वो भी सचिव रह चुके आईएमए के। देखिए दीपक जी, आईएमए है क्या? अभी जो हम विवाद बना रहे हैं वो बाबा वर्सेस आईएमए बना रहे हैं, जबकि अब बाबा वर्सेस आईएमए नहीं है। ये बाबा का जो बयान है वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, जिसके लिए लोगों की, डॉक्टरों की लड़ाई में दिक्कत आ रही है, तो आईएमए बीच में आई है। बाबा ने भ्रमित किया ये आईसीएमआर को लेके। अब मैं आपको बता दूं, आईएमए एक एनजीओ है। आईओ के पास ना तो आईएमए के पास में कोई जुडिशियल पावर्स है, ना आईएमए के पास में किसी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है, कुछ भी नहीं है। आईएमए केवल एक एनजीओ है, डॉक्टरों की संस्था है, जिसके हाथ में अगर पावर हो तो हम तो इमीडिएट लटका दें अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो। लेकिन आईएमए समय समय पर आवाज उठाता आया है उन लोगों के खिलाफ भी जो कि प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। वो केवल प्रोफेशन को नहीं कर रहे हैं, हम सबको बदनाम कर रहे हैं, पूरी आईएमए को बदनाम कर रहे हैं। डॉक्टर राय यहीं पर बैठे हैं, जब ये सेक्रेटरी जनरल थे, मैं भी उस वक्त था इनके साथ में, तो हमने उस वक्त बहुत आवाजें भी उठाई हैं। अब दीपक जी, 100 बातों की एक बात मैं बताना चाहूंगा, आगे पता नहीं मुझे मौका मिले ना मिले। सर, डॉक्टर रवि मलिक, मैंने कहा आप एक परमार्थी आदमी है, आप उठा सकते हैं, बट मुझे बताएंगे जब से आईएमए बना है, आईएमए के नाम से कितने स्कैंडल हुए?
आप दीपक जी एक स्कैंडल बताइए, कौन सा स्कैंडल हुआ आईएमए में? दीपक जी स्कैंडल बताइए, कौन सा स्कैंडल आईएमए ने कर दिया? दीपक जी अभी आपको बता देते हैं। दीपक जी बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। अगर लॉयर्स की कोई संस्था है तो वह जजों के बारे में बात करती है, लॉयर्स के एटीट्यूड के बारे में बात करती है, लॉयर्स को प्रैक्टिस से डिबार करती है। क्या आईएमए ये करता है? और अगर आईएमए ये करता है तो कितने एक्टिव केसेस साल में निपटाता है, ये बता दीजिए। सर 150 से 200 केसेस निपटाता है, हमारे पास डेटा है। दीपक जी मैं आंसर देता हूं इसका। 3 चीजें समझिए। आज बरखा दत्त के हवाले से खबर आई जहां पे अमेरिकन ने ये दिखाया कोरोनिल ज़ेब्रा फिश पे यूज करने पे म्यूकर माइकोसिस बढ़ गया। ये खबर आज सुबह की है 8:30 बजे की। ब्लैक फंगस बढ़ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आईएमए अपने लोगों को प्रोसिक्यूट करता है। सर किसी ने क्या दिखाया अपने चैनल पे? मैं कुछ नहीं कह सकता। बढ़ गया। डॉक्टर राहुल पारका आप कैसे जानों में जवाब दीजिए। आप तीसरी चीज, आप एग्री करते हैं? तीसरी चीज, मेरे को आयुर्वेद एलोपैथी से कुछ नहीं है। जो लोग भ्रमित होकर मर रहे हैं वो मेरे को दिखा रहे हैं। मेरे को इनके भ्रमित किए गए लोगों से जिनकी मृत्यु हुई, लेड, मरकरी, स्टीरॉइड, 90% आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी यूज करते हैं। एलोपैथी 90%। और आप आगे बढ़िए, लोगों को स्वस्थ रखिए, हमें खुशी है। आप लोगों को स्वस्थ रखिए। फिर बहुत जनरलाइज जा रहे हैं, हम बहुत जनरलाइज जा रहे हैं। फिर चिल्लर चिल्ली शुरू हो गई। डॉक्टर राय सही जवाब दे रहे थे, मैंने कोई जवाब पूछा था। डॉक्टर राय मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज करें। मैं ये चाहता हूँ कि आईएमए अगर डॉक्टर की सबसे बड़ी संस्था है तो अपना सेल्फ गवर्नेंस बनाए। सरकारी अस्पताल को छोड़िए, प्राइवेट अस्पतालों के लिए रूल बनाए। अगर आप डॉक्टर्स की संस्था है तो जैसे एनबीए काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन काम करता है, वैसे काम करें, वरना आपका एनजीओ रह जाएगा। दीपक जी सब पहली दीपक जी आप बोलिए, मेरे पास 30 सेकंड है। तो जवाब देना चाहूंगा परमेश्वर जी का। परमेश्वर जी ने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर अगर समाज को भ्रमित किया है तो एलोपैथी नहीं किया है, ये इन्होंने कहा था। तो मैं परमेश्वर जी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनके बयान को तवज्जो नहीं देता, मैंने वही काट दिया उनको, मैंने वही काट दिया। किसी को जनरलाइज करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं एक बात कहूंगा, अगर फिर आप सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस डाला हुआ है कि हम? वैसे डॉक्टर राहुल भार्गव मुझसे एक सवाल पूछना चाहते थे। डॉक्टर राहुल भार्गव पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। मैं सार्वजनिक तौर पर जवाब भी दूंगा उसका। मैं सीधे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। पवन सिन्हा जी, मेरे ख्याल से आप अग्रज हैं, आप बड़ों की भूमिका रखते हैं। मेरे ख्याल से एक सहमति के साथ कोई बात खत्म हो। जी, मैं यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर से, सभी विद्वज्जनों से बड़ा एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि शीघ्र इस कंट्रोवर्सी को, इस विवाद को ख़त्म किया जाए। और इसमें यदि आपको लगता है किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इंटरवीन करना चाहिए, करा लीजिए, लेकिन ये विवाद ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद अब दूसरी तरफ बढ़ गया है और उस तरफ बढ़ना इस विवाद का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जनरलाइज स्टेटमेंट, जैसे अभी दीपक जी ने भी कहा, वास्तव में हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हर पैथी का बहुत ज़्यादा है इस मानवता के लिए, और उसी को बचाकर हमें रखना है। ये हमारा ट्रेडिशन है भारत का। सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। ठीक है, मैं चलते चलते सबका शुक्रिया करूंगा। फिर बहस होगी, फिर बात होगी, पर मैं चाहता हूं इस मुद्दे पर फिर से बहस ना हो, इस मामले का हल निकल जाए। कोरोना काल में यही सबसे अच्छी बात होगी। और मैं सभी बड़े डॉक्टर से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, पतंजलि के लोगों से अपील करूंगा, स्वामी जी से करूंगा कि इस बहस और इस विवाद को यहीं खत्म करें। सवाल मेरा था आज आईएमए रामदेव के खेत जताने के बाद क्या मामले को बेवजह तूल दे रहा है, ये क्वेश्चन मार्क था। हाँ कहना है 91% लोगों का।